Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about clonal propagation. तो एक क्लोन क्या है? यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि सिंगल इंडिविजुअल से डिराइव की गई है बाय द मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कंस्टिट्यूट करती है एक क्लोन। यानी पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी क्या होगी? क्लोन होगी, और ये बनेगी बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लोनल प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या आ गया? इट इज़ द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज्ड इन प्लांट्स जिनके ज़रिए जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग या क्लोन प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो ये इन विट्रो कंडीशंस में बहुत ईजिली की जा सकती है। तो जैसे कुछ प्लांट्स आ गए, बनाना आ गया, ग्रेप्स आ गया, फिग्स आ गए, क्राइसेंथेमम आ गए, ये बहुत कम वाइबल सीड प्रोड्यूस करते हैं या तो प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो उस केस में जो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन है वो इकलौता ऐसा मेथड है जो कि प्रोपेगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो क्लोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या हुआ? दैट इज सीड डेवलपमेंट विदाउट द मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के ही क्या होगा? सीड डेवलप हो जाएगा। तो सबसे पहले जो टिश्यू कल्चर है फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन वो इनिशिएट किया गया था बाय जी मॉरेल इन 1960। उन्होंने देखा कि सिर्फ कमर्शियली वायबल अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है फॉर द ऑर्किड प्रोपेगेशन। देन मेथड्स ऑफ क्लोनल प्रोपेगेशन, तो इसके डिफरेंट मेथड हैं, कुछ इन विवो मेथड हैं, कुछ इन विट्रो मेथड है। इन विवो मेथड जो कि नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस में होंगे आउटसाइड द लेबोरेटरी, और इन विट्रो मेथड क्या होंगे? जो कि लेबोरेटरी के अंदर होंगे। तो इन विवो में हमारे पास आ गया कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, डिवीजन एंड सेपरेशन। इन विट्रो में वैसे ही आ गया बड प्रोलिफरेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इन विवो क्लोनल प्रोपेगेशंस कौन सी होती हैं? यानी ऐसी प्रोसेसेस जो कि सक्सेसफुली यूज़ की जा रही हैं क्लोनल प्रोपेगेशन के लिए इन केस ऑफ पोटैटो, एप्पल, पियर एंड आर्बोर्टिकल्चरल क्रॉप्स, या ऑर्नामेंटल बल्ब्स के लिए या ट्यूबरस प्लांट्स के लिए भी यूज़ की जाती हैं। तो इन विवो क्लोनल प्रोपेगेशन जो होती है प्लांट की वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक्सपेंसिव है और कई बार अनसक्सेसफुल भी रहती है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, फर्स्ट आ गया हमारे पास बडिंग, यानी एक बड से जो है नया प्लांट तैयार किया जाएगा। देन विप एंड टंग ग्राफ्टिंग आ गई, यानी एक पार्ट को हम रिमूव करेंगे और उसको दूसरे में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। देन साइड ग्राफ्टिंग आ गई एंड लेयरिंग। देन इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन, यानी एक ऐसी टेक्निक जिसके ज़रिए लार्ज नंबर में जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू द टिश्यू कल्चर अंडर द स्टीराइल कंडीशन, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि जो इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन है इसी को माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। देन टेक्निक्स, तो इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये मेनली 3 स्टेजेस में होती है। लेकिन कुछ ऑथर्स ने जो है इसमें 2 और स्टेज ऐड की हैं, दैट इज स्टेज 0 एंड स्टेज 4। तो मुराशिग ने जो है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस दी थी फॉर ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। तो जो स्टेज 1 2 3 है ये की जाती है इन विट्रो कंडीशंस में, यानी लैब के अंदर, और जो स्टेज 0 और 4 है ये की जाती है ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट में। तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जनरली जो 4 स्टेजेस हैं इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन में वो हमारे पास आ गई। सबसे पहले स्टेज 0, यानी इसमें क्या करेंगे, जो मदर प्लांट्स हैं उनकी प्रेपरेशन करते हैं ताकि क्वालिटी एक्सप्लांट हम उनसे ले सकें। एक्सप्लांट क्या होता है? कोई भी प्लांट का पार्ट, चाहे वो लीफ आ गया या स्टेम का कोई हिस्सा आ गया, ठीक है, जिसको हम प्लांट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टेज 0 में क्या किया? मदर प्लांट को प्रिपेयर किया ताकि वो एक क्वालिटी एक्सप्लांट हमें प्रोवाइड कर सके फॉर द बेटर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर। देन स्टेज 1 क्या आ गया कि जो एसेप्टिक कल्चर हमने बनाया उसकी हम इनिशिएशन करेंगे। स्टेज 2 में मल्टीप्लिकेशन होगी, स्टेज 3 में रूटिंग होगी वेरियस इन विट्रो फॉर्म्ड शूट्स की, और स्टेज 4 में हम उनकी ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। तो स्टेज 0 में क्या होगा? सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे स्टॉक प्लांट्स की फॉर द कल्चर इनिशिएशन। देन स्टेज 1, इसमें हम क्या करते हैं? इनिशिएशन करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट करते हैं असेप्टिक कल्चर की। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्स प्लांट है, यानी कोई भी हमने प्लांट पार्ट ले लिया उसको हम प्लांट से आइसोलेट कर लेंगे। उसके बाद उसकी हम सरफेस स्टरलाइजेशन करवाएंगे बाय द सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी हम वॉशिंग करेंगे। देन उसके बाद उसको एक एप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया में इस्टेब्लिश कर देंगे ताकि वो ग्रो हो सके।
तो उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने कल्चर मीडिया में एक्सप्लांट को डाल दिया, ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी शूट्स की, या तो रैपिड सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी बाय यूजिंग अ डिफाइंड कल्चर मीडियम। फिर उसके बाद जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है उसकी जर्मिनेशन होती है, और साथ ही जो रीजनरेटेड शूट्स होती हैं उनकी रूटिंग होगी इन द लैब। फिर उसके बाद जो हमारे पास प्लांटलेट्स बन गए, अब उनमें रूट भी डेवलप हो गई, शूट भी डेवलप हो गई, यानी हमारे पास छोटे छोटे प्लांट बन गए। अब वो जो छोटे छोटे प्लांट होंगे उनको हम स्टरलाइज्ड सॉइल में डालेंगे फॉर हार्डनिंग अंडर द ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें और उनकी फुल ग्रोथ हो पाए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। सबसे पहले क्या किया, एक प्लांट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसमें से एक्स प्लांट को हमने आइसोलेट किया, उसकी सरफेस स्टरलाइजेशन करवा दी, उसको वॉश किया, देन उसको एक कल्चर मीडिया में डाल दिया। फिर कल्चर मीडिया में उसकी खुद ही ग्रोथ होगी, और उसके बाद जैसे ही वो एक छोटा सा प्लांटलेट तैयार हो जाएगा, उसमें रूट शूट दोनों आ जाएंगे, उसके बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू द ग्रीन हाउस। फिर उसके बाद हम उसकी फर्दर जो है उसको बाकी की एनवायरमेंटल कंडीशंस में हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। तो वैसे ही इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम इस डायग्राम को शुरू करेंगे समझना यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे पास कुछ प्लांट्स थे, ठीक है, फील्ड में कुछ प्लांट्स थे, उसमें से हमने क्या किया, एक स्टॉक प्लांट को सिलेक्ट कर दिया इन स्टेज 0। उसके बाद इनिशिएशन करेंगे और स्टीराइल कल्चर हम उसके लिए बनाएंगे, ठीक है। फिर स्टेज 2 में हम आ गए, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी थ्रू द रिपीटेड सब कल्चर्स। उसके बाद उसकी जो है हम प्री ट्रांसप्लांट कंडीशनिंग होती है, दैट इज शूट इलॉन्गेशन, रूट इलॉन्गेशन होती है। देन उसकी एक्लेमेटाइजेशन हम करवा देते हैं, यानी उसको नर्सरी में हम जो है शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही वो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद उसको हम दोबारा जो है फील्ड में लगा सकते हैं या ग्रीन हाउस में लगा सकते हैं। देन मेथड्स यूज्ड इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन, तो इसमें बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं। तो बड प्रोलिफरेशन में हमारे पास आ गया मेरिस्टेम कल्चर, शूट टिप कल्चर, सिंगल नोड कल्चर, एक्सिलरी बड कल्चर। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमारे पास आ गया डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में आ गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सबसे पहले मेरिस्टेम कल्चर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम आपको पता है, ये अपर वाला जो पोर्शन होता है दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, जिसमें 1 to 3 लीफ प्राइमोर्डिया हो, ठीक है। उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, एक नया प्लांट तैयार कर देंगे। तो जो मेरिस्टेम कल्चर है इसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, यानी जो वायरस होते हैं आपको पता है कि वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा एंड वेरियस वेस्कुलर टिश्यू के ज़रिए। लेकिन जो मेरिस्टेम वाला हमारा रीजन होता है उसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते, उस वजह से क्या होता है, वायरस वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो अगर हम मेरिस्टेम की अगर हम कल्चर करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये मेरिस्टेम कल्चर की एक कंप्लीट डायग्राम है। इसमें हमने क्या किया, शूट टिप ले ली, वैसे ही उसकी सरफेस स्टरलाइजेशन करवाई विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर से उसको वॉश कर दिया। फिर उसके बाद स्कैपल की हेल्प से हमने एपिकल टिप को वहाँ से काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो मुराशी स्कूग मीडियम है उसमें उसको डाला, उसको इंक्यूबेट किया वहाँ पे फॉर 16 आवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस अंडर द फ्लोरेसेंट लाइट। और उसके बाद उसमें क्या हुआ, पहले शूट डेवलपमेंट हुई, रूट डेवलपमेंट हुई, उसके बाद उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू द पॉट। ये प्रोसेस जो है सब में सेम ही रहेगी। देन शूट टिप कल्चर, शूट टिप कल्चर में क्या करेंगे कि जो टर्मिनल पोर्शन होता है किसी भी शूट का जिसमें कि मेरिस्टेम हो, यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। भी सेम वैसे ही होगी, लेकिन इसमें हम एक कंप्लीट शूट टिप का यूज़ करेंगे जिसमें कि प्राइमोर्डियल और डेवलपिंग लीव्स भी हो और साथ में कुछ स्टेम टिश्यू भी प्रेजेंट हो। वैसे ही उसका कल्चर हम करवाएंगे, उसको भी हम ग्रोथ मीडियम में डालेंगे, उसमें भी रूटिंग होगी, शूटिंग होगी और इस तरह से एक नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। देन सिंगल नोड कल्चर, ये भी उसी तरह से है। इसमें हम क्या करेंगे, एक सिंगल नोड का यूज़ करेंगे एज ए एक्स प्लांट और जिसमें कि एक्सिलरी बड प्रेजेंट हो, उसको हम ट्रीट करेंगे विद द साइटोकाइनिन इन द इन विट्रो कंडीशंस और उसके ज़रिए जो है एक नए प्लांट की हम प्रोडक्शन करेंगे। तो रूटिंग मीडियम जैसे कि जो एक्सिलरी शूट्स होती हैं ये रूट प्रोड्यूस करती है, तो इसके ज़रिए हमें बहुत सारे जो हैं प्लांट्स मिल सकते हैं। देन एक्सिलरी बड कल्चर आ गया, इसमें जो शूट टिप का हम यूज़ करते हैं जिसमें साथ में एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट हो। देन ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में 2 वर्ड आ रहे हैं, ऑर्गन एंड जेनेसिस। ऑर्गन का मतलब हमारे पास आ गया रूट, शूट, लीव्स यानी डिफरेंट ऑर्गन्स, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन यानी जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस।
तो इसमें डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो सकती है। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो गया कि इसमें कुछ ऑर्गन्स की हम फॉर्मेशन करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट, और इसमें कोई भी कैलस फेज हमारे पास नहीं बनेगा। ये आपको याद रखना है कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में कैलस फॉर्मेशन नहीं होती। और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा कि कैलस की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द एक्सप्लांट, उसके बाद जो है रूट्स एंड शूट्स बनेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये एक आ गया इनिशियल एक्सप्लांट, ठीक है, इससे अगर हमारे पास बन रहा है कैलस, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। कैलस फॉर्मेशन के बाद हमारे पास शूट बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, उसके बाद प्लांटलेट बन रहा है और उस प्लांट को हम क्या करते हैं, दोबारा से एक्लिमेटाइजेशन उसकी करवा देते हैं। और अगर डायरेक्ट उससे शूट फॉर्मेशन हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। देन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक एम्ब्रियो को डिराइव किया जाता है फ्रॉम अ सिंगल सोमेटिक सेल और उसके बाद उसको रीजनरेट किया जाता है एज अ होल प्लांट। तो सोमेटिक एम्ब्रियो जो है इनमें बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों एपिकल और बेसल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे जो कि शूट एंड रूट को फॉर्म कर सकते हैं। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है कि जब एक एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट करता है फ्रॉम द एक्सप्लांट टिश्यू और एक आइडेंटिकल क्लोन तैयार कर देता है। और इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, यानी एक अनऑर्गेनाइज्ड टिश्यू, यानी इसमें भी क्या बनेगा, एक कैलस बनेगा, उसके बाद जो है एम्ब्रियो में वो डेवलप होगा। डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि हमने कोई भी एक लीफ एक्सप्लांट लिया, ठीक है, उसके क्या होगा, डायरेक्ट 6 हफ्तों के बाद शूट की रीजनरेशन हुई, शूट इलोंगेट किया, उसके बाद रूटिंग हुई, एक कंप्लीट हमारे पास प्लांटलेट बन के तैयार हो गया। इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हुआ, वैसे ही लीफ एक्सप्लांट लिया लेकिन उसमें क्या होगा, कैलस बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, देन जो है शूट बनेगा, फिर उसके बाद शूट की इलोंगेशन होगी, रूटिंग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, बीच में कैलस बन रहा है, तो इसको क्या बोला, इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट जो है शूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या वहाँ पे बन रहा है, कैलस। कैलस क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। देन एडवांटेजेस ऑफ क्लोनल प्रोपेगेशन, तो इसमें क्या आता है, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी आती है, जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा होती है, हाइब्रिड वेराइटीज़ को प्रिजर्व किया जा सकता है, डिजीज़ रेसिस्टेंस डेवलप होती है, रिसोर्स एफिशिएंसी, कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीसीज़ को हम जो है कंजर्व कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड देन ईज ऑफ मैनेजमेंट। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। कई बार क्या होगा कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो ही कम हो जाएगी इस चक्कर में कि हम उसको जो है ज़्यादा ससेप्टेबल बना रहे हैं टू डिजीज़ एंड पेस्ट, तो उसकी जो ओरिजिनल जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। डिजीज़ ट्रांसमिट की कई बार जो पैथोजन होते हैं वो पेरेंट प्लांट से क्लोन में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड लिमिटेड एडेप्टेबिलिटी, तो कई बार जो है क्लोनल प्लांट्स जो होते हैं उनकी लॉन्गेविटी जो होती है, उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है। रिसोर्स इंटेंसिटी आ गया कि हमें जो है उसकी केयरफुल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, अदरवाइज जो है प्रोपेगेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। जो लेबर कॉस्ट होती है वो भी इस केस में बहुत ही ज़्यादा होती है। देन एप्लीकेशंस ऑफ क्लोनल प्रोपेगेशन, तो इसको जो है बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि हम डिजीज़ रेसिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें, जैसे कि पोटैटो की, स्ट्रॉबेरी की, बनाना की। ऑर्नामेंटल प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि रोज़ आ गया, ऑर्किड आ गया, ताकि उनकी स्पेसिफिक ट्रेट, कलर और फॉर्म्स को मेंटेन किया जा सके। फॉरेस्ट्री में इसका यूज़ होता है ताकि फास्ट ग्रोइंग जो ट्रीज़ होते हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस किया जा सके विद डिज़ायरेबल ट्रेट्स। एंड प्लांट ब्रीडिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो स्पेसिफिक जीनोटाइप होता है उसको मेंटेन किया जा सके व्हाइल इवेल्युएटिंग न्यू वेराइटीज़ फॉर द ट्रेड्स लाइक यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंस। देन बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है फॉर द मास प्रोपेगेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ये हम कर चुके हैं। देन कंजर्वेशन में इसका यूज़ किया जाता है, यानी जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज़ हैं उनको कंजर्व किया जाता है इसके ज़रिए। हॉर्टिकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी प्लांट्स। फ्रूट प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जा रहा है फॉर द एप्पल, सिट्रस, ताकि फ्रूट की क्वालिटी को जो है मेंटेन किया जा सके एंड टाइमिंग ऑफ हार्वेस्ट। तो क्लोनल प्रोपेगेशन जो है इसके ज़रिए हम रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स की, और उनकी जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स होती हैं उनको भी हम साथ में प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि डिजीज़ रेसिस्टेंस आ गई, सुपीरियर यील्ड आ गई एंड एस्थेटिक क्वालिटीज़। और इसके ज़रिए हम पैथोजन फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। So that's all about this topic. Here are few references. Thank you.